I'll start with the new chapter. What I know is कि सेंटर ऑफ मास ऑलमोस्ट फिनिश्ड हो गया है जो मुझे बताया गया है यहाँ पे, और I will start with the new chapter and that chapter is motion of rigid bodies. The name of the chapter is motion of rigid bodies, और simply अगर मैं उसे बोलूँ तो the chapter name is rotational motion. The chapter name is rotational motion. Rotational motion. Name of the chapter is rotational motion. Okay. देखिए ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा चैलेंजिंग चैप्टर है. अब मैं ये बोलूँ तो थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी रिलेटिव टू दी अदर चैप्टर्स. अभी तक आप लोग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, मैकेनिक्स का सबसे अच्छे चैप्टर्स में से ये है और इसमें काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट्स आते हैं. इसके लिए ज़रूरी है कि आपने जो पिछले चैप्टर्स पढ़े हुए हों वो अच्छे से पढ़े हुए हों, तभी इन सेक्शंस को आप अच्छे से डील कर सकते हैं. ठीक है, ओके. तो स्टार्ट कर देंगे करके. रोटेशनल मोशन देखिए है क्या. सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूँ, फिर आगे के बाद इसकी थ्योरी पे आते हैं. यहाँ पर देखिए अगर हम डिस्कशन करें तो देयर इज़ अ मोशन ट्रांसलेशनल मोशन, या वर्ड ऐसे मैं लिख रहा हूँ. Purely translational motion. The term is purely translational motion. There is a term purely translational motion. देखिए purely translational motion क्या होता है. लाइक अगर मैं यही बात करूँ, there is a rod. ध्यान देना बेटा आप जरा. आपने इस मोशन के बारे में पढ़ा हुआ है, बट मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ कि लाइक आपके पास यहाँ पर एक रॉड है. रॉड का सेंटर ऑफ मास V से मूव कर रहा है. रॉड का सेंटर ऑफ मास V से मूव कर रहा है. ओके. तो अगर रॉड के सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी लाइक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, जितने भी पॉइंट्स हो, अगर सभी के वेलोसिटी अगर V है, if the velocity of all the points on the rod is same, that motion is प्योरली रोटेशनल मोशन, प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन. जैसे ये रॉड है और इस पर जितने भी पॉइंट्स हो सबका वेलोसिटी सेम है, तो ऐसा मोशन आपका प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन कहलाएगा. दैट मोशन इज प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन. ओके, जस्ट नोट इट डाउन बेटा. पूरी बात लिखिएगा, आपको धीरे धीरे समझ आएगा कि एग्जैक्टली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन. इसके बाद देखिए हम बात कर रहे हैं प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन की. आई होप ये प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन क्लियर हो गया आप सभी लोग को. ध्यान रखिएगा कोई भी बॉडी है, रिजिड बॉडी है या कैसी बॉडी है, अगर उसके सभी पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है तो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन. ओके ओके. इसके बाद देखिए अगला सेक्शन है, हम बात करेंगे प्योरली रोटेशनल मोशन की. प्योरली रोटेशनल मोशन. प्योरली रोटेशनल मोशन. देखिए प्योरली रोटेशनल मोशन क्या है. लाइक ये रॉड है और ये किसी भी पॉइंट के अबाउट ये बेटा किसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है. कोई एक रॉड है बेटा, मैं बॉडी कोई भी उठा सकता हूँ. रॉड से समझाना मेरे लिए आसान है और आपके लिए समझना भी आसान है, इसलिए मैं इस सेक्शन को पिक कर रहा हूँ.
जैसे ये रॉड है, आप उसके सेंटर को ही ले लो, वैसे हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, लेकिन मैं इसके सेंटर को ही या सेंटर ऑफ मास को ही ले रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ एक रॉड है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके अबाउट ये केवल इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, इसके सेंटर ऑफ मास के पास कोई भी लीनियर वेलोसिटी नहीं है, VCM 0 है इसका। ठीक है, रॉड है, उसके सेंटर के अबाउट इसके पास केवल एंगुलर वेलोसिटी है और उस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है? 0। सेंटर के अबाउट केवल इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है। तो हम कहेंगे कि ये जो रॉड है इस पॉइंट के अबाउट प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है, प्योरली रोटेशनल मोशन। ध्यान रखिएगा, जिसके अबाउट इसके पास एंगुलर वेलोसिटी है, अगर वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। सो दैट काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्योरली रोटेशनल मोशन। सिंपली बात है, रेक्टिलिनियर मोशन नहीं हो रहा रॉड में, केवल वो रोटेट कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम कहेंगे प्योरली रोटेशनल मोशन। ओके, जस्ट नोट इट डाउन बच्चों, जस्ट नोट इट डाउन। दैट इज कॉल्ड प्योरली रोटेशनल मोशन। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। अब ये देखिए, यहां से अगर हम बात करें, अब मैं बेटा इस पूरे हिस्से को हटा रहा हूं एक बार। अब अगर ये रॉड है, ये सेंटर के अबाउट रोटेट भी कर रहा है और ट्रांसलेट भी कर रहा है, ये सेंटर के अबाउट क्या कर रहा है? ट्रांसलेट भी कर रहा है और रोटेट भी कर रहा है। ठीक है, तो ये जो मोशन है, देखिए आपने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ा हुआ है, मोशन इन 1 डायमेंशन में, आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा हुआ है, मोशन इन 2 डायमेंशन में, बट यहां पर हमको पढ़ना है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। हमें बेसिकली इस पूरे चैप्टर में इस मोशन को पढ़ना है, जब बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही होगी और रोटेट भी कर रही होगी। हमें इस पूरे चैप्टर में इस पूरे हिस्से को पढ़ना है, और ये चैप्टर इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि आप एक तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन पढ़ने जा रहे हैं। आप ऑलरेडी ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ चुके हैं, आप ऑलरेडी सर्कुलर मोशन पढ़ चुके हैं, आप बेसिकली उन दोनों का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर क्यों ये अच्छा हो जाता है या इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्या आपको ये बात क्लियर होती है, समझ आती है यहाँ से? ठीक है, तो ये एग्जैक्टली चैप्टर है जो हमें पढ़ना है। अभी इससे आगे मैं इस सेक्शन में कुछ बता नहीं रहा हूँ, मुझे बस यहाँ पे सबसे पहले यही बताना था कि हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में। तो हमें बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन पढ़ना है जिसमें बॉडी ट्रांसलेट और रोटेट दोनों कर रही होगी। अब इस मोशन को समझने के लिए या अच्छे से पढ़ने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनका हमें पता होना चाहिए। तो एक तरीके से इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, एग्जैक्टली मोशन को पढ़ने से पहले, मुझे 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको डिटेल में बताना है, डिटेल में, और दोनों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एक एक करके। एक हिस्सा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा हिस्सा है मोमेंट ऑफ फोर्स, जिसे हम लोग टॉर्क भी कहते हैं। ओके, टॉर्क थोड़ा बहुत एक लाइन ज़रूर पढ़ी होगी आपने एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में। क्या ये नाम सुना था तुम लोगों ने, मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क का? तो डेफिनेशन तो पढ़ी होगी उसमें, R क्रॉस F पढ़ा था बच्चों तुम लोगों ने?
वो जो डेफिनेशन होती है आर क्रॉस एफ वो पढ़ा था? ओके बस, हाँ ठीक है। तो उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। मुझे एक्चुअली मैं तुम्हें सही बताऊं तो आज का पूरा क्लास हमारा टॉर्क में ही निकल जाएगा। मे बी आज का क्लास या आगे कुछ और भी टाइम और लग जाए, लेकिन हाँ ये पूरा हिस्सा आज जो है ये टॉर्क में ही निकल जाएगा। उसके बाद हम मोमेंट ऑफ फोर्स और मोमेंट ऑफ फोर्स के बाद हम लोग जाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो फिलहाल तो मैं आज की क्लास टॉर्क स्टार्ट कर रहा हूँ और उसी को आगे डिटेल में करते जाएंगे। चीज़ें आपको समझनी है क्योंकि टॉर्क बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होगा इस चैप्टर पे। जस्ट राइट डाउन द हेडिंग बेटा, टॉर्क। राइट डाउन द हेडिंग टॉर्क। इससे एक नाम और होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। जैसे टॉर्क एक बड़ी फेमस मूवी सीरीज है, पता है तुम लोग को? देखा ही होगा भाई, तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो। टॉर्क एक बड़ी फेमस मूवी सीरीज है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आप देखिए जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्सा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। हालांकि तुम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी है तो समझना और आसान हो जाएगा। जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हो, किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हो, जब आप किसी भी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट करते हो तो फोर्स के दो रोल होते हैं। एक तो वो बॉडी को एक्सेलरेट करता है, एक तो बॉडी को क्या करता है बेटा? एक्सेलरेट करता है। और दूसरा वो बॉडी को रोटेट करता है। बेटा? रोटेट करता है। और इसको समझाने के लिए एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। ऑलमोस्ट सबने बेटा पेन फाइटिंग ज़रूर खेला होगा। खेला है कि नहीं खेला तुम लोगों ने? पेन फाइटिंग खेला होगा भाई, सबसे बढ़िया टाइम पास होता है क्लास में। ऑलमोस्ट सबने खेला होगा मेरे ख्याल से। तो पेन फाइटिंग में तुम जनरली देखोगे, जैसे मेरे पास भी एक इस तरीके का पेन है, आप देखिए ज़रा, आई होप विजिबल है सभी को। आप ज़रा देखिए, ये जैसे पेन है, अगर मैं बिल्कुल मिडिल में हिट करूँगा इस तरीके से तो ये जो है ये डायरेक्टली ऐसे जाएगा, ऐसे मूव करेगा। समझ आ रहा है? अगर मैं बिल्कुल मिडिल में हिट करूँगा ऐसे तो सीधे ये जाएगा इस तरीके से, ठीक है। लेकिन यही मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे हिट करूँ साइड में, ऐसे देख रहा, साइड में हिट करूँगा तो इसका मोशन कैसा होगा? ये आगे भी जाएगा, ऐसा मोशन होगा। भाई पेन फाइटिंग एक्सपर्ट हो गई तुम लोग तो बिल्कुल प्रैक्टिकल तो कई बार किया ही होगा ना। साइड में मारा तो ये ऐसे जाएगा। क्या ये चीज़ समझ आ रही जो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को? एग्जैक्टली बेटा, ये समझ आ रहा है बच्चों? तो होता क्या है कि जब भी तुम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हो, मैंने फोर्स बेटा यहाँ लगा दिया, तो बॉडी के पास देखो, बॉडी क्या करेगी? ये आगे भी बढ़ेगी और रोटेट भी करेगी। बॉडी एक्सेलरेट भी होगी और रोटेट भी होगी, ठीक है। तो जो फोर्स होता है ये दो इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आप लोगों ने अभी तक केवल इसके एक इफेक्ट के बारे में पढ़ा है और वो है एक्सेलरेशन। आपने ये पढ़ा है कि किसी बॉडी के अगर आप ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो एक्सेलरेट होती है। अगर किसी बॉडी के ऊपर आप फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो क्या होती है? एक्सेलरेट होती है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसा ही एक इफेक्ट है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो बॉडी रोटेट भी होती है। इनफैक्ट फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट करने के साथ साथ बॉडी में एक टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती है, एंड टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क या सिंपली मोमेंट ऑफ फोर्स। ओके, प्लीज राइट डाउन दिस थिंग। Turning effect produced by force, turning effect produced by force is called torque. Turning effect produced by force is called torque. कोई भी
बॉडी पे जब आप फोर्स एक्सर्ट करते हो तो एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड दैट इज कॉल्ड टॉर्क। अब ये तो बात हमें समझ आ गई कि फोर्स बॉडी को एक्सेलरेट करने के साथ साथ टर्निंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस कर देता है, और उसी टर्निंग इफेक्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसे हमने एक नाम दिया है टॉर्क। अब टर्निंग इफेक्ट का एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, अभी बेटा यहाँ पे है नहीं तो मैं तुम्हें दिखाता, डोर। आई होप सभी के घर में दरवाजे तो हैं भाई ना, सभी लोग, तो उसमें तुम लोग देखते हो, देखो ना, ये इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ, ये देखो ना, ये आईपैड है मेरे पास तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, देखना, ये देखो ज़रा, ठीक है, यहाँ देखना ये, अब देखो ये डोर जैसी कहानी है, जैसे ये मान लो कि ये डोर है, दिस इज़ द डोर, और तुम क्या करते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, ऐसे लगाते हो फोर्स, ये तो जब तुम ऐसे फोर्स लगाते हो तो डोर क्या करता है, रोटेट करता है, यहाँ पे करता है रोटेट। उसमें क्या होता है कि एक एंड फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड नहीं कहना चाहिए, उसके लिए एक वर्ड होता है, हिंज्ड होता है। दरवाजे का एक हिस्सा यहाँ पे बेटा वो हिंज्ड होता है, पता है ना तुम्हें, और जब तुम ऐसे फोर्स लगाते हो तो ऐसे ऐसे वो क्या करता है, मूव करता है। तो तुमने जब फोर्स लगाया तो ये देखो फोर्स ने क्या किया, दरवाजे को बंद किया, ओपन किया, बंद किया, ओपन किया। तो ये जो फोर्स हम एक्सर्ट कर रहे हैं ना, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका टॉर्क। अभी क्लियर हो गया बेटा ये चीज, ठीक है। तो टॉर्क का और भी मतलब आई होप अच्छे से क्लियर हो गया आपको। अब देखिए टॉर्क जब भी हम डिफाइन करते हैं, मैं डेफिनेशन आपको अभी लिख दूंगा, वैसे तुम लोगों ने आर क्रॉस एफ जो पढ़ा था ना वही डेफिनेशन है, बट आर क्रॉस एफ लिखने से पहले एक बात पता होना बहुत जरूरी है, और वो ये बात है, टॉर्क इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस, एन एक्सिस, टॉर्क हमेशा किसी एक्सिस के अबाउट डिफाइंड होती है, या इट इज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट। टॉर्क जो होता है या तो वो किसी एक्सिस के अबाउट या किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है। और जब भी हमें टॉर्क को डिफाइन करना होता है, परिभाषित करना होता है, सो पहले तो हमें यही बताना होता है कि भाई एक्सिस कहाँ पर है, या वो पॉइंट जिसके अबाउट आपको टॉर्क निकालना है वो पॉइंट कहाँ पर है, समझ गए, वो पॉइंट कहाँ पर है। तो ये चीज़ लिख लो, प्लीज राइट डाउन दिस थिंग, टॉर्क इज डिफाइंड अबाउट एन एक्सिस और अबाउट अ पॉइंट। टॉर्क इज डिफाइंड about an axis or about a point। टॉर्क हमेशा किसी एक्सिस या किसी पॉइंट के अबाउट डिफाइंड होता है। अब आते हैं वापस इसकी डेफिनेशन पे। टॉर्क की जो डेफिनेशन है ना बेटा, इट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ। ये बेटा टाउ होता है, दिस इज कॉल्ड टाउ, टाउ ग्रीक लेटर है ये भी, इट इज कॉल्ड टाउ एंड टाउ इज आर क्रॉस एफ। ओके, टाउ इज आर क्रॉस एफ, ठीक है बच्चों। टाउ जो होता है वो आर क्रॉस एफ होता है। इसका पूरा मतलब समझिएगा तब आपको आसानी होगी। मैंने क्या किया, ये एक इस तरीके से एक्सिस ले लिए, एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक पार्टिकल लिया और उस पर कुछ फोर्स ऐसा एक्सर्ट कर दिया बेटा, ऐसा एक्सर्ट कर दिया। ध्यान से सुनते रहना मेरी बात। और मैंने एक्सिस, मैं इस पॉइंट के अबाउट, ये हमारा एक्सिस है, या मुझे कहना चाहिए ये वो पॉइंट है जिसके अबाउट हम टॉर्क डिफाइन करने जा रहे हैं। देखो आपको हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वो पॉइंट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ इसलिए मैंने वो बता दिया है कि ये पॉइंट है जिसके अबाउट हम लोग टॉर्क निकाल रहे हैं।
बाकी जब आप अप्लाई करेंगे इसको तो वहाँ पे आपको ये बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा कि किस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। तो जब भी टॉर्क निकाला जाता है हमेशा किसी पॉइंट के अबाउट निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक जनरल थ्योरी पढ़ाने जा रहा हूँ, तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट के अबाउट हमें क्या करना है, टॉर्क निकालना है। इज दैट क्लियर? और ये बॉडी है, ये बॉडी है, और इस बॉडी पे हमने क्या लगाया, फोर्स F एक्सर्ट किया, और हमें इस बॉडी पे जो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क आ रहा है हमें वो कैलकुलेट करना है। इस बॉडी पे जो इस पॉइंट के अबाउट, इस बॉडी पे जो इस पॉइंट के अबाउट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, वो हमें निकालना है। और उसकी डेफिनेशन होती है R क्रॉस F। मुझे यहाँ पे R और F के बारे में अच्छे से बताना है। देखिए F तो आपको समझ आ रहा होगा। F क्या होता है, फोर्स होता है जो एक्सर्ट किया जाता है बॉडी पे। F क्या होता है, फोर्स होता है जो कि बॉडी पे एक्सर्ट किया जाता है। और R देखिए क्या होता है, R होता है ये जिस बॉडी पे फोर्स लगाया ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया, रिपीट, जिस पॉइंट पे फोर्स लगाया उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। R क्या है, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पे फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, उस पॉइंट का पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, या जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है ना, ये एक्सिस है, तो एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका ये पोजीशन वेक्टर है। लिख लो इस बात को कि R जो होता है वो ये जो एक्सिस है जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है, इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर है। बेटा सिंपल वर्ड्स में बोलूँ ना तो ये एरो ही R है। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स, और एक्सिस यहाँ से वेक्टर शुरू होगा और यहाँ पे एंड होगा, ये जो वेक्टर बनेगा ना ये R होता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में इसको कहते हैं कि दैट R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। क्या ये समझ आया जो मैंने बोला है? टेक्निकल नाम यही है भाई कि R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो ना, तो इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो भाई फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, R जो है वो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। इज दैट क्लियर? अब बेटा जैसे आसान सी लैंग्वेज में आप लिखना पसंद करो लिख लो, ठीक है, अच्छे से लिख लेना बस, जिससे कि मैं जब बोलूं तो आपको मेरी बात समझ आए, ये इंपॉर्टेंट है। बुक्स में जनरली जानते हो बेटा ये बिल्कुल ऐसा ही लिखा मिलेगा कि R इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस। with respect to the axis। क्या ये क्लियर हो गया बच्चों? ये ठीक है। तो देखो मैंने डेफिनेशन बोली R क्रॉस F, F का क्या मतलब है, R का क्या मतलब है, ये मैंने बता दिया आपको। अब टॉर्क का कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब समझना जरा। देखो यहाँ से आगे का हिस्सा बड़ा अच्छा है, ध्यान देना। एक तो तरीका ये है कि तुम्हें सीधे सीधे भाई दे दे कि भाई F की वैल्यू 2i + 3j + 4k है और R की वैल्यू i + j + k है, तो टॉर्क निकाल दो। या तो तुम्हें सीधे सीधे ऐसे वैल्यू दे दे किसी क्वेश्चन में, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्टली कह दोगे भाई हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि R क्रॉस F टॉर्क होता है, तो हम R क्रॉस F लगा के टॉर्क निकाल देंगे। एक तो तरीका ये हो सकता है कि डायरेक्टली आपको इस तरीके से वैल्यू दे दे। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों? और ये तुम्हें निकालना आता है, ज़रा मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दे दो। अगर इस तरीके से दिया जाएगा तो तुम कैसे आंसर निकालोगे? ज़रा मुझे आंसर निकाल के दे दो, सॉल्व करके दे दो ज़रा मेरे को, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के दे दो ज़रा।
भाई इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था आर क्रॉस एफ निकालने में, भूल गए हो क्या तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था भाई, मेरे को हार्डली 2 लोग का आंसर आया है। और जानते हो इंटरेस्टिंग बात क्या है, तीनों के आंसर अलग है। बेटा आई नीड एवरीबडीज आंसर, मुझे सभी से आंसर चाहिए बच्चों। जस्ट तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट करना है बेटा यहाँ पे। तुम लोग की हालत देख के लग रहा है कि तुम लोग भूल गए हो भाई। हैं एक तो मुझे आंसर भी मुझे लगता है 8-10 लोगों ने ली दिया है, और वैरायटी ऑफ आंसर है, मतलब दैट आंसर इज़ द फंक्शन ऑफ स्टूडेंट, अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर। चलो मैं करता हूँ, देखो जरा पहले मैं इसको ख़त्म कर दूँ फिर बात करता हूँ। ऐसे तो करते हैं, आई जे के आर क्रॉस एफ ना, आर पहले रखेंगे, ध्यान रखना आर क्रॉस एफ है, हमें ये आर क्रॉस एफ निकालना है, तो आर वाला टर्म पहले, मतलब ये 1 1 1 2 3 4 आर क्रॉस एफ। ओपन करना शुरू करें। 4 - 3 -j 4 - 2 प्लस के 3 - 2। और यहां से बच्चों देखो जरा, अगर मैं बात करूं, ये आ गया बेटा आई, ये हो गया -2j और प्लस के, ये आंसर है आई -2j प्लस के। अब मैं ये देख रहा हूँ किस किसने आंसर निकाला है। आई -2j प्लस के, हर्षद तुमने सही निकाला है, दिव्या बेटा खराब निकाला है, आदित्य सिंह तुम 0 कैसे ले आए भाई? अनिमेश तुमने तो बेटा माइनस गलत किया है, तुमने आर क्रॉस एफ की जगह एफ क्रॉस आर निकाला है पक्का, है ना? यही चीज़ बेटा आकांक्षी तुमने भी यही किया लग रहा है मेरे को। हाँ ये कौन है, अभिजीत चौधरी तुमने भी यही किया है। भावेश जैन तुमने सही लिखा। तुम लोगों ने जल्दी जल्दी में बेटा आर क्रॉस एफ की जगह ना कईयों ने एफ क्रॉस आर कर दिया है, तो ये भाई होना चाहिए था, तुम लोगों ने नहीं किया है सही से, इसका मतलब है। अभी देख लो क्रॉस प्रोडक्ट भूले तो नहीं हो ना, बस ये मुझे बता दो, क्रॉस प्रोडक्ट याद तो है सभी को? अरे भाई जवाब दिया करो, वैसे भी कैमरा देख के पढ़ाने में कुछ फील नहीं आता, तुम लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। बिल्कुल, चलो कोई नहीं, याद आ जाएगा, बहुत बार यूज़ करना है। तो ये आंसर था भाई इसका, ठीक है। खैर एक तरीका तो ये था, मैं वापस बेटा इसको हटा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लो, कुछ नोट करना है तो, उम्मीद करता हूँ नोट भी कर लिया होगा। मैं इसको हटा दे रहा हूँ बच्चों यहाँ से। खैर मेरा मोटिव बस पहले यही था कि तुम लोग को थोड़ा याद आ जाए, जब वापस मैं इसको पिक्चर में ले आता हूँ अपने, जो मुझे चाहिए था। हाँ ये चाहिए था, और इसको भी गायब कर दूँ जरा। अब सही। एक तरीका तो बच्चों ये था जो मैंने अभी कराया, कि तुमको आर दे दे एफ दे दे और आर क्रॉस एफ निकाल दो। इतनी किस्मत बेटा होती नहीं अच्छी कि हमेशा ऐसा मिले, ऐसा सीधे सीधे बहुत कम मिलेगा, बहुत कम, वेक्टर तक ही मिलता है, बाकी इतना मिलता नहीं है अपने को।
तो एक तो तरीका ये होगा, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आर क्रॉस एफ डायरेक्टली यूज करने के। फिर उसके बाद तुम्हें क्या देता है ना, एफ और आर के टर्म्स में एफ और आर के मैग्नीट्यूड देगा और उसके बेसिस पे तुमको टॉर्क निकालना होगा। उसके बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, टॉर्क निकालना पड़ेगा। तो यहां पर देखो आर क्रॉस एफ के अलावा जो हिस्सा है ना जो पूछा जाता है, मैं उस पर अब आता हूं बेटा। अब ध्यान देना फिर से, जनरली क्या देता है आपको, फोर्स देगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, और मे बी आर भी दे दे, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, और कुछ एंगल दे देगा, और आपको इसको यूज करके टॉर्क निकालना होता है। तो इसके दो तरीके होते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। अगर थोड़ा कम भी समझ आए तो चलेगा, जो मैं बोल रहा हूं पहले उस बात को समझ लो, तब ज़्यादा अच्छे समझ आएगा तुम्हें। जनरली एफ और आर देने के बाद दो तरीके होते हैं। देयर आर द टू मेथड्स बाय विच वी कैन कैलकुलेट टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट एनी एक्सिस। किसी फोर्स का हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे अबाउट एन एक्सिस, ओके, अबाउट एन एक्सिस, एंड द एक्सिस इज दिस वन। अब देखो कैसे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना जरा। पहला तरीका मैं यूज करने जा रहा हूं, ये है टॉर्क। इसको कैसे ओपन करेंगे, एफ इंटू आर साइन थीटा लिख सकता हूं। आर क्रॉस एफ, आर और एफ के बीच में अगर एंगल थीटा है तो कैन वी राइट दिस थिंग एफ इंटू आर इंटू साइन थीटा। क्या ये मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम? क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन किया है मैंने, और मैं इसको लिखूंगा, इसको एक साथ कर दे रहा हूं, अब इसका मतलब समझो बेटा, इसका मतलब समझो। थीटा क्या हुआ, थीटा हुआ ये है थीटा। एफ और आर के बीच का एंगल ये है थीटा, एफ और आर के बीच का ये है एंगल थीटा, ठीक है। ये आपको ये है थीटा, ठीक है। और सुनते रहना बेटा, जब भी आपको अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना। आप क्या करिए, इस लाइन को, ये जो लाइन है ना, इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, इस लाइन को आप एक्सटेंड कर दीजिए। फोर्स वाली लाइन है ना, इसको एक्सटेंड कर दीजिए, कितना भी एक्सटेंड कर लो, आपकी चॉइस है। और ये जो लाइन होती है ना, इसको लाइन को एक नाम दिया जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसको क्या किया जाता है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहा जाता है। इस लाइन को एक्सटेंड कर दो, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, या सिंपली हम नाम देंगे लाइन ऑफ एक्शन। आप क्या करिए, लाइन ऑफ एक्शन बना दीजिए, ठीक है। और ध्यान देना, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। और मैं क्या कर रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू, ये जो पॉइंट है ना, इससे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इस लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ये बेटा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। और अगर ये आर है और ये थीटा है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो लेंथ है, ये लेंथ आर साइन थीटा है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये लेंथ आर साइन थीटा है? इज इट क्लियर? और आप देखो ये लिखा गया था, एफ इंटू आर साइन थीटा लिखा हुआ था। अब देखो मैं कंक्लूड कर रहा हूं बेटा, इसको कंक्लूड कर रहा हूं, उसे बस देख लेना आप। ये बेसिकली लिखा क्या, मैं अब ये लिख दे रहा हूं, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, ये लिखा हुआ है। और इसको मैं जो कंक्लूजन दे रहा हूं उसे समझना जरा। कभी भी अगर आपको कोई फोर्स है, उसकी वजह से किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो आप क्या करिए, जो फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में एक लाइन ड्रॉ करिए,
उस लाइन को हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। उसे हम क्या नाम देते हैं? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या सिंपली इसको हम नाम देते हैं लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, जो फोर्स की डायरेक्शन है उसमें तुम क्या करो, इस लाइन के लॉन्ग एक लाइन खींची, दैट इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और उसके बाद क्या करो, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जिसे हम लोग एक्सिस कहते हैं, इस पॉइंट से लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। क्या करो? परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। और ये जो लेंथ आएगी, ये जो लेंथ आएगी, इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? आर परपेंडिकुलर। इस लेंथ को हम क्या कहते हैं? आर परपेंडिकुलर। दिस इज कॉल्ड आर परपेंडिकुलर। और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? फोर्स इंटू दिस आर परपेंडिकुलर, फोर्स इंटू दिस आर परपेंडिकुलर। और वही मैंने लिखा है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, एक बार देख लो। जब भी किसी फोर्स का किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, उस फोर्स की डायरेक्शन में ये लाइन खींचो, जिसे हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना, उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, ये परपेंडिकुलर। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? और ये आर परपेंडिकुलर और ये एफ, तो टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। और ये क्या दे देगा तुमको? टॉर्क दे देगा। ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन बेटा। आप बेटा देखिए, नोट कर लीजिए, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ जरूर लीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन वन मोर टाइम। एंड दिस इज वन मेथड, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। और ये सबसे पॉपुलर तरीका है, सबसे ज़्यादा हम यही यूज़ करने वाले हैं। तुम एक तरीके से ये मान लो कि ये मेन तरीका है। एक तरीका मैं और पढ़ाऊंगा, लेकिन ये आप समझ लीजिए कि एक तरीके से मेन तरीका है। इसी को हम सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं बच्चों। बेटा डेफिनेशन ये थी, और इसी को सिंप्लीफाई करके हम ये लेके आए। हमने कुछ डिफाइन नहीं किया बेटा, ये जो डेफिनेशन थी उसी को लिखा है मैंने, एक सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफाई करके। तो आप एक तरीके से इसको डेफिनेशन ही ले लो। अरे हर्ष हुड्डा भाई, क्यों नहीं समझ आया तुम्हें अभी तक? ये बेटा फोर्स है, इस फोर्स के डायरेक्शन में लाइन खींच दो, जिसे हम लाइन ऑफ एक्शन कहेंगे। और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, जिसे हम आर परपेंडिकुलर कहेंगे। और टॉर्क होता है एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है हर्ष हुड्डा, समझ आ गई बात? लिखा नहीं है मतलब तुम्हें ऐसा, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तुम ये कह रहे हो क्या मैं डिक्टेट कर दूँ क्या? हाँ, मतलब समझ आ गया तो बेटा, मतलब क्या बोलना है मेरे को ये बता दो तो मैं वही बोल दूँ। अच्छा, लिखा नहीं था, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, ओके ओके, लिख लो बेटा। कभी भी जो आप लोग समझते हो ना वही लिखना, ठीक है? और ऐसा भी नहीं कि कोई टेक्निकल लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वही लिखो बेटा। आप अपनी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई तुम्हारी मदर टंग और भी हो तो चलेगा। वो तुम्हें बात समझ आनी चाहिए दोबारा, ठीक है? वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वापस तुम्हें वो बात ही नहीं समझ आई तो फिर मुश्किल हो जाएगा बच्चे। ठीक है बेटा? ये तो तुम लोग को ये बात बच्चों क्लियर हो गई थोड़ी सी, कि जब भी तुम्हें टॉर्क निकालना है, लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, फोर्स वाली लाइन के अलॉन्ग एक लाइन खींच दो और एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसको आर परपेंडिकुलर बोलेंगे, और फिर क्या कर देंगे? एफ इंटू आर परपेंडिकुलर। ठीक है बेटा? आर परपेंडिकुलर, इस लेंथ को हम कहते हैं आर परपेंडिकुलर। इस लेंथ को ही हम आर परपेंडिकुलर कह रहे हैं, जिसकी वैल्यू आर साइन थीटा है। मैंने बेटा आर साइन थीटा को कहाँ गया, इसको ही आर परपेंडिकुलर बोला है। आर परपेंडिकुलर हमें ये बताता है कि ये लेंथ, ये जो लेंथ है, ये यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर। ठीक है, समझ गए?
चलो तो दूसरा तरीका मैं लूँ अब। वैसे आप ये समझ लो कि मेन तरीका यही है, मतलब 90% या क्या 95-98% यही हम यूज़ कर रहे होंगे पक्का। ऑल्दो एक और मेथड है इसी तरीके का, और वो भी आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए मैं बताऊंगा ज़रूर, बट इसी को सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, चलो सो एक और लेते हैं, अब एक और लेते हैं। अरे सॉरी, फालतू ही मेहनत कर दी। देखना यार, मेरे को एक तो ये गायब करना है, जस्ट अ सेकंड, मुझे जो जो गायब करना है वो मैं गायब कर देता हूँ। ठीक है, हाँ सब मतलब की चीज़ गायब कर ली जो जो गायब करनी थी मुझे। अब देखो ज़रा, वापस आते हैं, फिर से मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको मैं इस बार लिखूँगा r इंटू एफ साइन थीटा, और इसको एक साथ रख दे रहा हूँ। पिछली बार ये साइन थीटा जानते हो किसके साथ रखा था, r के साथ रखा था, इस बार f के साथ प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चों, और ज़रा आप ध्यान देना, मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, इस f के कॉम्पोनेंट करूँगा, इस f के कॉम्पोनेंट, एक इधर एक इधर, ये कॉम्पोनेंट है f cos थीटा और ये कॉम्पोनेंट है f sin थीटा। ठीक है, और f sin थीटा जो कॉम्पोनेंट है वो r के परपेंडिकुलर वाला कॉम्पोनेंट है। जो f sin थीटा कॉम्पोनेंट है ये कॉम्पोनेंट r के परपेंडिकुलर है, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। ये कॉम्पोनेंट क्या है, r के परपेंडिकुलर है। ओके, और अब जरा देखो लिखा क्या है वापस, टॉर्क हमने लिखा है r इंटू एफ साइन थीटा, r इंटू एफ साइन थीटा। तो r तो ये लंबाई हो गई, ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई r, और ये एफ साइन थीटा वो कॉम्पोनेंट है जो r के परपेंडिकुलर है। एफ साइन थीटा वो कॉम्पोनेंट है जो r के परपेंडिकुलर है। इज दैट क्लियर? सो इसको मैं वापस लिखूंगा कि टॉर्क होता है r इंटू एफ परपेंडिकुलर, और एफ परपेंडिकुलर है क्या, एफ परपेंडिकुलर है क्या, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू वेक्टर r। तो हमें अगर टॉर्क निकालना है तो हम एक चीज कर सकते हैं कि हमारे पास r हम लिख दें और फोर्स का वो कंपोनेंट मल्टीप्लाई करें जो r के क्या हो, परपेंडिकुलर, और ये प्रोडक्ट हमको टॉर्क की वैल्यू दे देगा। क्या मेरी बात समझ आई बच्चों तुम लोगों को? ये बताओ, जस्ट टेक योर टाइम, जो मैंने बोला है उस बात को सोचो समझो और लिख लो। चलो तो अब बच्चों आगे बढ़ा जाए। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, टॉर्क निकालने का एक तरीका और मैंने बताया, और वो है r इंटू एफ परपेंडिकुलर। r तो ये हो गया, और f क्या हो गया, फोर्स का वो कंपोनेंट जो r के परपेंडिकुलर होता है।
ये एक दूसरा तरीका है। वैसे दोनों ही मेथड इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली मैं क्लास में ज़्यादा यूज़ करवाऊंगा तो मैं इससे पहले वाला मेथड, लाइन ऑफ एक्शन वाला मेथड, ठीक है। अभी बेटा क्वेश्चंस करेंगे ना तो तुम्हें अपने आप ही याद हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं तुम्हें, मैं अपने आप ही याद हो जाएगा। तो फिलहाल तुम बस यहाँ देखो, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और मैं बोलना चाहता हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोलना चाहता हूँ, और इसे बिल्कुल आप बड़े अच्छे से लिख लेना, वो क्या कहते हैं डॉलर वॉलर बना के, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट का साइन बनाते हो ना वो बना लेना। कुछ लोग तो वो झालर बना देते हैं, वो डेकोरेशन करके ऐसे ऐसे करके ऐसे देखो, बिल्कुल वो तो बिल्कुल ऐसे जो भी बल्ब झालर जो लगाने सब लगा देना उसमें। दिवाली का टाइम है वैसे भी। तो जो बात मैं कह रहा हूँ अब समझ रहे होगे इंपॉर्टेंट क्यों है। आप देखो इस फोर्स में हमने केवल F sin थीटा लिया, F cos थीटा टॉर्क नहीं दे रहा है। F cos थीटा का रोल ही नहीं है कोई टॉर्क देने में, ठीक है। तो उसी के लिए मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, F cos थीटा की वजह से टॉर्क की वैल्यू 0 है। F cos थीटा की वजह से टॉर्क की वैल्यू 0 है। द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज 0 बिकॉज ऑफ F cos थीटा। The value of torque is 0 because of F cos theta. ओके, तो ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा फोर्स, ध्यान देना, कोई भी ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन, कोई भी ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर जाए उसका टॉर्क 0 होता है। कोई भी ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास करे उसका टॉर्क 0 होता है। आप देखो ये F cos थीटा है ना, इसका लाइन ऑफ एक्शन बनाओगे कहाँ से पास करेगा, एक्सिस से ही पास करेगा, यही तो लाइन है उसका लाइन ऑफ एक्शन। तो कोई भी ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास होता है उसका टॉर्क 0 होता है। एंड प्लीज राइट डाउन, इट इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। लिख लो कि जिस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास होगा उसका टॉर्क 0 होगा, उसका टॉर्क 0 होगा। बेटा ओरिजिन नहीं, एक्सेस हमेशा ओरिजिन पे नहीं होता है, पहली बात तो, ठीक है। एक्सेस बेटा उस पॉइंट से पास कर गया जिसके अबाउट तुम टॉर्क निकाल रहे हो ना, उस पॉइंट से पास कर गया तो टॉर्क 0 होगा। भव्य जैन, क्लियर हो गया बच्चे। इसका मैं एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, जो मैं बात बताना चाहता हूँ ना। एक्चुअली दिक्कत क्या, दरवाज़ा नहीं है यहाँ पे, और दरवाज़ा है भी तो वो स्लाइडर है। और दूसरी बात दिखा भी नहीं सकता तुमको, इसीलिए मुझे थोड़ा एग्जाम्पल अच्छा नहीं ले पाता हूँ मैं अभी। उसके लिए मुझे एक बढ़िया एग्जाम्पल चाहिए। रुको जरा एक मिनट, ये ले लेंगे हम लोग, ये चाहिए। रुको, नहीं कोई नहीं, ये देखो मुझे मिल गया, रजिस्टर मिल गया। देखो मैंने जब स्टार्ट में एग्जाम्पल लिया था, तुम इसको डोर समझो, ये गेट है, वो आने जाने का रास्ता है, ये डोर है। तुमने ये है ऐसे खोला, फोर्स लगाया खुल गया, ऐसे लगाया बंद हो गया। ये हिंज है, ये एक्सेस, ये देखो ये हिंज था, ये हिंज। तो ये क्योंकि ये फिक्स्ड है तो यही एक्सेस का काम करेगा, यही क्या करेगा, एक्सेस का काम करेगा। तुमने फोर्स लगाया ऐसे ऐसे, बंद हो रहा है खुल रहा है, बंद हो रहा है खुल रहा है। तो देखो जरा तुम ध्यान देना, तुमने फोर्स ऐसे लगाया तो F इधर हो गया और ये R परपेंडिकुलर, ये R परपेंडिकुलर का ये काम करेगा, ठीक है, R परपेंडिकुलर। मैंने तुमसे बोला कि कोई ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर जाए तो वो टॉर्क नहीं देगा, तो वो टॉर्क नहीं देगा। उसका मतलब मैं समझा रहा हूँ। जैसे यही देखो, ये डोर है ना, ये डोर है, ये डोर, और ये एक्सेस है, ये एक्सेस है, ये है ना।
अब देखना, ये है, ध्यान देना अब जरा। मैंने क्या किया, फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ ना, ये फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ, ध्यान देना, ये फोर्स इस पे जो मैं लगा रहा हूँ, अब वो ऐसे फोर्स में लगा करके इसको इस तरह, इधर तुम्हारी तरफ इसके लाऊं, ये ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ इधर की तरफ, ऐसे ऐसे खींच रहा हूँ, देखो ऐसे पकड़ के खींच रहा हूँ। अगर मैं इस पे फोर्स इधर लगाऊंगा, इधर दिख रहा है तुम लोग को, इधर बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, क्या इसके अबाउट ये रोटेट कर सकता है? देखो ऐसे मैं खींचूंगा तो क्या रोटेट करेगा? अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो ये रोटेट करेगा, डेफिनेटली रोटेट करेगा। लेकिन क्या मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो क्या ये रोटेट करेगा इसके अबाउट? अरे ये टूट जाएगा लेकिन रोटेट नहीं करेगा। दरवाजे के साथ सोचो ना, दरवाजे को पकड़ के उसकी लेंथ के लॉन्ग ऐसे खींचो तो क्या दरवाजा ऐसे घूमेगा? नहीं घूमेगा, वो भले उखड़ जाए, खैर उखाड़ भी नहीं पाओगे तुम। तो समझ आ रहा है, लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सिस से पास किया तो वो टॉर्क नहीं दे पाएगा। क्या मेरी बात समझ आई बेटा? ये चीज ध्रुव बेटा, एक्सेस कैसे डिसाइड करते हैं ये तुम धीरे धीरे सीख जाओगे, वैसे चिंता ना करो। अभी तो जो मैंने एक्सेस बोला है ना, बस उस पर ध्यान दो तुम लोग, कैसे डिसाइड करना कैसे नहीं करना वो धीरे धीरे समझ आएगा। सारी चीज़ें एक लेक्चर में थोड़ी सीख पाओगे बेटा। ठीक है ध्रुव? चलो बच्चों, तो ये लाइन तुम्हारी बात, ये बात समझ आ गई कि लाइन ऑफ एक्शन अगर एक्सेस से पास करेगा तो उसका टॉर्क क्या होगा? 0। ये बात समझ आ गई तुम लोग को? और मैंने बिल्कुल उसे इंपॉर्टेंट लिखने के लिए बोला है, और है भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो उसके बाद देखिए, मैं छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, लूँगा और आप आंसर करते जाइएगा। और मैं ज़्यादा जो यूज़ करने के लिए बोलूँगा वो होगा F इंटू आर परपेंडिकुलर। पहले वाला याद है, F इंटू आर परपेंडिकुलर। ये है R इंटू एफ परपेंडिकुलर, जिसमें लाइन ऑफ एक्शन बनाया था ना, वो वाला, उसको यूज़ ज़्यादा करना, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन भी वैसे ही दे रहा हूँ और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, बस तुम सही से आंसर करते रहना। छोटे छोटे क्वेश्चन दूंगा, बस तुम सही से आंसर करते रहना। ये एक रॉड है और ये हिंज्ड है बेटा। हिंज्ड समझते हो ना? हिंज्ड, इसकी लेंथ है 10 मीटर और इस पे तुमने 2 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। क्वेश्चन है कि इस फोर्स की वजह से इसके अबाउट जो हिंज है, यही एक्सेस ले रहा हूं मैं, इस पॉइंट को एक्सेस ले रहा हूं, जो हिंज किया है ना, इसी को मैं एक्सेस ले रहा हूं। क्वेश्चन है कि इसके अबाउट इस 2 न्यूटन का टॉर्क क्या होगा? ठीक है, कितना होगा बेटा? लाइन ऑफ एक्शन बनाओ, लाइन ऑफ एक्शन, ये आर परपेंडिकुलर, ये तो ये कितना हो गया? 10 इंटू 2 दैट इज 20। इसका एसआई यूनिट होता है न्यूटन मीटर, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों? वैसे न्यूटन मीटर तुमने पढ़ा है, F इंटू एस जूल्स लिख देता है, बट इसको मत लिखना, जनरली इसके लिए लिखा नहीं जाता। इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर लिख के ही छोड़ देते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, समझ आ गई? मैग्नीट्यूड निकालना आसान है, देखो मैंने बता दिया। वैसे इसका डायरेक्शन निकालना मैंने अभी बताया नहीं था, तो मैं वो भी बता देता हूँ, डायरेक्शन निकालना भी बता देता हूँ। मैंने मैग्नीट्यूड निकालना तो सिखा दिया तुम लोगों को, डायरेक्शन निकालना नहीं बताया, और उसको बताना भी ज़रूरी था। तो मैं एक बार वापस वही डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये R, ये F, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, ये एक्सेस। टॉर्क के डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तुमने क्या पढ़ा? टॉर्क R क्रॉस F। R ये है, ये लाइन बना दूं मैं ऐसे, ये R और F। क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन याद करो, क्रॉस प्रोडक्ट याद है, राइट हैंड थंब रूल। R की तरफ 4 उंगलियां और F की तरफ कर्ल। बेटा क्रॉस प्रोडक्ट में वो राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था ना, R क्रॉस F, R की तरफ 4 उंगलियां और F की तरफ कर्ल करोगे तो थंब क्या देगा तुम्हें? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, है ना? थंब क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। R क्रॉस F, थंब क्या दे रहा है? इनवर्ड डायरेक्शन। मतलब इस केस में टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। तो जो डायरेक्शन
आर क्रॉस एफ की आएगी वही डायरेक्शन टॉर्क की होगी, ठीक है। हर्ष लोहिया बेटा मैंने कभी ये नहीं बोला कि फोर्स मानते हैं इसको, एक तो तुमने गलत सुन लिया है, ठीक है। ये फोर्स नहीं है, टॉर्क अलग होता है फोर्स से, ठीक है। तो हर्ष लोहिया तुमने जो इंटरप्रेट किया गलत है बच्चों, हाँ, इट इज़ नॉट फोर्स, टॉर्क एक अलग चीज़ है। अगर फोर्स ही होता तो मैं उसे पढ़ाई क्यों रहा था। तो बच्चों ये बताओ इनसाइड द बोर्ड होगा क्या, ये बात समझ आ गई तुम लोगों को? बेटा फटाफट रिप्लाई किया करो। आर क्रॉस एफ, आर की तरफ 4 उंगलियां और एफ की तरफ कर्ल करेंगे तो थंब जो डायरेक्शन देगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। उसके हिसाब से क्या होगा, इनवर्ड आर क्रॉस एफ, राइट हैंड यूज करना, राइट हैंड, ठीक है। आर क्रॉस एफ इनवर्ड टू द प्लेन, ओके। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, टेक्निकल बिल्कुल सही तरीका मैंने बता दिया तुम्हें एग्जैक्टली इसका। अगर हम पूछेंगे टॉर्क क्या है तो हम कहेंगे इनवर्ड टू द प्लेन, बिल्कुल इनवर्ड टू द प्लेन बोलेंगे। लेकिन क्लास में जब भी हम सॉल्यूशन करते हैं ना तो टर्निंग इफेक्ट को हम लोग कभी इनवर्ड आउटवर्ड नहीं बोलते, हम लोग क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। वैसे जनरली तुम लोग भी यही पढ़ते हो भाई कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क निकालना चाहिए, है ना, कि भाई ये क्लॉकवाइज घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यही तो पढ़ते हो। तो एग्जैक्टली अगर इसका तुम डायरेक्शन की बात करो तो मैं बिल्कुल यही बोलूंगा कि भाई क्या इनवर्ट टू द प्लेन है, बिल्कुल इनवर्ट टू द प्लेन है, ओके। लेकिन क्लास में जब भी हम टॉर्क की बात करेंगे तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे, ठीक है बच्चों। किसकी बात करेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे। इज दैट क्लियर? और वो भी लिखना बड़ा आसान है। तुमने कैसे निकाला, आर क्रॉस एफ, ऐसे निकाला, आर क्रॉस एफ ऐसे ही तो निकाला। आर की तरफ 4 उंगलियां, एफ की तरफ कर्ल। तो जब एफ की तरफ कर्ल करते हो ना, देखो आर क्रॉस एफ कैसे कर्ल किया तुमने, क्लॉकवाइज कर्ल किया बेटा। आर इधर है, आर क्रॉस एफ, समझ आया, आर क्रॉस एफ। तो जब तुमने इसको कर्ल किया आर क्रॉस एफ, कैसे कर्ल किया, क्लॉकवाइज कर्ल किया। तो मैं ये बोलूंगा कि बेटा इस फोर्स की वजह से जो इस एक्सिस के वो टॉर्क है वो है क्लॉकवाइज, वो है क्लॉकवाइज। फिजिक्स में जो एग्जैक्ट तरीका ये नहीं है। अगर मेरे से एग्जैक्टली तुम पूछोगे कि भाई इसका टॉर्क का डायरेक्शन क्या है, आर क्रॉस एफ इनवर्ट टू द बोर्ड, टेक्निकली यही आंसर है, टेक्निकल आंसर। लेकिन समझने के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो हम लोग यूज़ करेंगे और आपको भी यही यूज़ करना है, क्योंकि वो फील देता है अपने को। तो टॉर्क जो टर्निंग इफेक्ट है यही पता होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं जानबूझ के उसी को यूज़ कर रहा हूँ। आर की तरफ उंगली, एफ की तरफ कर्ल किया तो कैसे हो गया, क्लॉकवाइज कर्ल किया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर यही एंटी क्लॉकवाइज टर्न करना पड़ता तो डायरेक्शन क्या होती, एंटी क्लॉकवाइज। क्या ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाली बात समझ आई? अरे आसान है भाई, जिस डायरेक्शन में उंगली घुमानी पड़ेगी, कर्ल करनी पड़ेगी, ये 4 उंगलियां, वो डायरेक्शन होगा, है ना। जरा इसमें मुझे बता दो, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेरे को बता दो क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज होगा। आर क्रॉस एफ यूज करते हैं, ध्यान रखना। सब लोग आंसर दो भाई, सब लोग आंसर दो। दैट्स वेरी गुड। सबसे अच्छी बात है कि जितनों ने भी आंसर अब तक दिया किसी ने गलत नहीं दिया, इट इज़ अप्रिशिएबल। हर्षित तुम्ही ने गलत दिया है, बस अब बोलते बोलते एक ने गलत दे दिया है। सूर्यांश तुमने भी, अरे सार्थक, एक साथ ही सब एंटी वाले मिल गए। देखो जरा, ये आर हो गया और ये एफ हो गया। आर क्रॉस एफ कैसे घुमाना पड़ा, आर क्रॉस एफ कैसे घुमाना पड़ा, ये डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन क्या होती है, क्लॉकवाइज। समझ आ गया? तो हर्षित, सार्थक, सूर्यांश, गलती समझ आ गई। अगला सवाल लो फिर, चलो। अब मुझे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताना, ध्यान रखना। अगला सवाल लो बेटा जरा।
ये 10 न्यूटन, और इसकी लंबाई जो है ना, ये लेंथ भी ये 5 मीटर मान लो, और वर्टिकल से जो ये एंगल बना रहा है ये 37 है, और बेटा एक्सेस यही है, यही एक्सेस है। क्वेश्चन है टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा, डायरेक्शन कितना होगा। टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा। सही से करो भाई। क्या करोगे, सबसे पहला काम लाइन ऑफ एक्शन बनाना। ये फोर्स वाली लाइन बनाओ, लाइन बनाओ। ये क्या कहलाती है, लाइन ऑफ एक्शन। यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये लेंथ कितनी होगी, क्योंकि टॉर्क हमारा क्या होगा, F इंटू आर परपेंडिकुलर। ये बेटा 5 मीटर है, तो ये क्या हो गया 5 cos 37, cos 37 4/5 होता है, मतलब ये कितना आ गया 4, और ये कितना है 10, तो 10 इंटू 4 जानते हो कितना आ गया 40 न्यूटन मीटर। समझ गए कितना आ गया 40 न्यूटन मीटर। और डायरेक्शन देखो R क्रॉस एफ कैसी डायरेक्शन हुई बताओ, R क्रॉस एफ बता दो कैसी हुई, क्लॉकवाइज। हाँ बिल्कुल सही है हर्षित, तुम बहुत गलत कर रहे हो हैं। वैसे काफ़ी लोगों ने सही दिया है। एक तो ये आयुष, तुम लोग को ये लग रहा है cos 37 याद नहीं है, गलत कर रहे हो तुम लोग ये वैल्यू। अभी क्लियर हो गया बच्चों ये चीज़, ठीक है, तरीका समझ आ गया। अब जरा देखो जरा एक और क्वेश्चन, और इसको गलत मत करना फिर से मैं दे रहा हूं, ऐसे ही सवाल दे रहा हूं, टेढ़ा नहीं बेटा, स्ट्रेट रॉड ही है, हाँ ध्यान रखना। ये लगाया है मैंने 5 न्यूटन, और यहां पे मैंने लगाया 1 न्यूटन। ये एंगल 53 डिग्री है, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। और रॉड की लंबाई जो है ना 10 मीटर है, रॉड की लंबाई क्या है 10 मीटर। इस रॉड की लेंथ यहां से यहां तक की कितनी है 10 मीटर, ये मिड पॉइंट है, ध्यान रखना। दिस इज द मिड पॉइंट, ओके, ये मिड पॉइंट है। बस भाई काम कर दो, काम ये कर दो बेटा तुम लोग कि मुझे इस एक्सेस के अबाउट टॉर्क निकाल के दे दो। चलो शुरू हो जाओ। अरे हर शुड्डा भी पहले तरीके से ही करते रहो बेटा, अभी जो मेथड बता रहे हैं उसी को करते रहो बच्चे। बेटा ध्यान से करना अब जरा, क्योंकि गलती करने का स्कोप अब बहुत ज़्यादा है। मैंने 2 फोर्स लगाए हैं, और ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत है कि टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, उसका यूज़ है अब। देखो बहुत अलग अलग आंसर दे रहे हैं बच्चे मुझे। प्रीत गहलोत तुमने सबसे यूनिक आंसर दिया हुआ है।
देखो ये 10 मीटर है ना, मैं इसको बेटा भी यूज़ कर लूँगा। ध्यान देना जरा यहाँ से। सबसे पहले मैं इसका टॉर्क निकालूंगा, लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, आर परपेंडिकुलर, ये आर परपेंडिकुलर, ये 53, तो ये क्या हो जाएगा 53। जरा ये परपेंडिकुलर लेंथ निकालो जरा, ये कितना होगा 10 कॉस, ना कॉस नहीं, 10, ये साइन हुआ ना, साइन, यही होगा लेंथ। तो जरा देखो 5 इंटू 10 कॉस सॉरी साइन 53 कितना होता है 4/5, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर इधर, तो क्या हो गया आर क्रॉस एफ, इसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। मैंने डायरेक्शन बनाई है ये क्लॉकवाइज। अभी तो केवल एक का लिखा है मैंने, अभी बेटा दूसरे का भी लिखना है, केवल एक का लिखा है मैंने यहाँ पे भी, अभी मैंने केवल एक का लिखा है, समझे। इसका जरा आप लिखो, इसका हाँ भाई, इसका क्या लिखेंगे, तो इसके लिए लाइन ऑफ एक्शन ये बनेगा, और परपेंडिकुलर फिर से ये इतना, और ये लेंथ जानते हो कितनी है, ये लेंथ है 5, तो ये लेंथ कितनी होगी 5 cos 53, ये लेंथ कितनी होगी बेटा, ये 5 है ये 53 है, तो ये लेंथ कितनी होगी 5 cos 53, तो ये हो जाएगी, फोर्स हो गया 1, 5 cos 53, 5 cos 53, नहीं साइन 53 बेटा, गलती मैं कर रहा हूँ, साइन 53 इसका आधा होगा, तो साइन 53 कितना होगा 4/5। और बेटा ये क्लॉकवाइज था, फोर्स इधर ऐसे, जरा इसके लिए देखो, फोर्स की डायरेक्शन इधर है, आर इधर है, तो आर क्रॉस एफ, आर बेटा आर इधर है ना, आर मैंने बताया था ना, जिस पॉइंट पे फोर्स लगता है उधर से आर क्रॉस एफ, कैसा होगा ये, कैसा होगा क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। और हमें इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम करना है, हमें इन दोनों का क्या करना है, वेक्टर सम। एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दो वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वेक्टर एडिशन है। ध्यान रखना एडिशन मैंने लिखा है, बट दिस इज द वेक्टर एडिशन। बेवकूफ़ी मत करना कि सर ने एडिशन लिखा था जोड़ के रख दिया, ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। ये मैंने इसीलिए एरो, ये कहानी इसलिए बना रहा हूँ। तो अब निकालो जरा यहाँ से, क्या करेंगे, ये हो गया 5 से 5 कट गया, ये हो गया 40 माइनस 4, आंसर शुड बी 36 न्यूटन मीटर। ठीक है, 36 न्यूटन मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और डायरेक्शन का कौन सा होगा, ये बड़ा है ना, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो आंसर क्या होगा, क्लॉक वाइज। आंसर शुड बी बच्चे क्लॉक वाइज। कितने लोगों ने सही कर दिया था मेरे को ये बता दो, कितने लोगों ने इसको करेक्ट किया था। चलो कुछ लोगों ने तो सही किया है कम से कम। तो बच्चों में एक काम करो, नोट कर लो इसे और अपनी गलतियों को ढूंढो और नेक्स्ट वन पे इसको पढ़ के आना। आज की क्लास इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वन पे बच्चों इसको पढ़ के आना। ओके, कोई होमवर्क नहीं है क्योंकि अभी पढ़ाया नहीं ज़्यादा। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग फिर इसके आगे करेंगे। टॉर्क ख़त्म तो नहीं हुआ है बट कुछ चीज़ें बतानी है, एक टर्न और लग जाएगा। टॉर्क के बाद फिर हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेंगे। तो अभी टॉर्क में बचा हुआ है, बस आप बेटा इसको रीड करके आना अच्छे से, स्पेशली जिसको नहीं समझ आया हो ना, बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना अच्छे से। ठीक है, काम की चीज़ है ये और इससे तुम्हें ज़रूरत बहुत पड़ने वाली है। ठीक है, चलो तो आज की क्लास बच्चों इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वन पे मिलते हैं हम लोग अब। ओके।
ओके बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वन पे।